नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां योगी कैबिनेट में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिली है। राम भद्राचार्य दिव्यांग विवि को राज्य विवि का दर्जा, तो वहीं 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को कैबिनेट से मंजूरी। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। बढ़ेगा निवेश। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को कैबिनेट की मंजूरी। किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य है, अनुदान भी मिलेगा। राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी। 2016 से पहले दिवंगत विधायकों के आश्रितों को पेंशन मिलेगी। मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी। शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन। एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी। तो योगी कैबिनेट के ये अहम फैसले रहे हैं, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उन पर मोहर लगी है, जिससे कहीं ना कहीं जन कल्याण को और बढ़ावा मिलेगा। और इसी के लिए तमाम विचार विमर्श के बाद इन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसी के साथ एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो योगी कैबिनेट में 20 से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन किया गया, जिसमें तमाम विचार विमर्श के बाद 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। तो देखिए, 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी। इसी के साथ मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी। साथ ही साथ समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन और इसी के साथ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि निवेश बढ़ेगा। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है। तो किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य है, अनुदान भी मिलेगा। राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी मिली है। 2016 से पहले दिवंगत विधायकों के आश्रितों को पेंशन मिलेगी। मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ साथ शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन। एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी। तो महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव रहे हैं जिन पर मोहर लगी है। 20 से ज्यादा ये प्रस्ताव हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी? देखिए, 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी है, किस तरीके से इन प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है? देखिए, कल देर शाम उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मंत्रिमंडल की बैठक शामिल थी। आपको बता दूं कि इसमें करीब 21 अहम फैसले लिए गए हैं। अगर उन फैसलों की हम देखेंगे तो मिलेट्स खेती प्रसंस्करण में उपयोग के बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को संचालन का प्रस्ताव दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला फैसला आया था। और आपको बता दूं कि जब ये कैबिनेट बैठक हुई थी, उसके बाद एक डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें ये मोटे अनाजों के जो बने व्यंजन थे, उनसे इसकी शुरुआत की गई थी। कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत बड़ी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक पैरवी शुरू की है, जिससे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक, आपको याद होगा, तमाम डिप्लोमेट्स के साथ इस पे एक मोटे अनाज के ऊपर एक लंच किया था दिल्ली में। उसके बाद तमाम इसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। उसके लेते हुए कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर भी एक भोज रखा गया था, जिसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उससे बने व्यंजनों की बात की गई थी। साथ ही साथ आबकारी नीति को लेकर भी एक फैसला लिया गया है, जिसमें माना जाता है कि अप्रैल 2023 से जो शराबें हैं, जो मदिरा हैं, उनका रेट जो है वो महंगी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो लिकर्स है वो महंगी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रदेश में सबसे प्रशिक्षित कृषि उद्यमी
संलग्न योजना की आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने की अनुमति दी गई है, तो अब इसको 5 साल आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे करीब 21 फैसले थे जो लिए गए हैं कल देर शाम कैबिनेट बैठक में, और माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन आना है और उसमें 2023 से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाती है। तो ये जो कैबिनेट के फैसले हैं ये कहीं ना कहीं जन उपयोगी शामिल हों, इसको कैसे जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए उसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। और आगे आने समय में योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो कैसे जो उनकी जो योजनाएं हैं वो कैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई है। उन्नति बिल्कुल, तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं निवेश को भी बढ़ाने के लिए एक बड़ी तैयारी है। इसी के जरिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के कैबिनेट में इसको भी मंजूरी मिली है। इन सबसे किस तरीके से लाभ होगा और इसके पीछे का उद्देश्य देखिए यही है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और इससे पहले सरकारों की कोशिश है कि जिस तरीके के वादे शुरुआत में किए गए थे उसको इन प्रस्तावों के जरिए उन वादों को पूरा किया जाए। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से किसानों को लेकर और किसान हित को लेकर लगातार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार उनसे बात करती थी, विचार विमर्श की थी। और जहाँ तक इन मोटे अनाज जो ज्वार बाजरा ये सब होते थे, इनको अगर आप पुराने उसमें देखेंगे तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। इन डाइजेशन को लेके चाहे आपके स्वास्थ्य को लेके इनके ऊपर लगातार चर्चा हो जाती थी। इस बात में इस पर कहीं ना कहीं जो इसकी खेती होती थी उस पर असर आने लगा था कि जो किसान थे, जो मोटे अनाज किसान थे, उनको उसमें ज़्यादा मार्केट नहीं मिलती थी। उनके लिए कहीं जो खुली ओपन मार्केट थी वो वहाँ पे उतनी ज़्यादा उपलब्ध थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोटे अनाज के किसान जो थे लगातार इसकी किसानी करते थे और कहीं ना कहीं एक दंश झेल रहे थे। जिस तरीके से उनको बढ़ावा मिलना था वो शायद उनको नहीं मिल पाता। उसको लेकर अब उन्होंने एक तैयारी शुरू की थी और लगातार उसको प्रोत्साहित करने की बात की गई थी और एक प्लेटफॉर्म देने की बात की गई थी। हमने देखा था किस तरह से कृषि मंत्रालय द्वारा एक भोज का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम जो विपक्ष के नेता थे, तमाम सांसद थे, वो वहाँ पे आए थे, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उसके बाद हमने कल देर शाम भी देखा उत्तर प्रदेश के योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी और तमाम मंत्रिमंडलों के साथ भोज का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाजों से पहले जो व्यंजन थे उनको रखा गया था। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरीके से हमने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई थी, लोकल फॉर वोकल की बात की गई थी। उसी तरीके से अब मोटे अनाज के ऊपर जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नज़र रखी है कि उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसी कड़ी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश हमेशा अग्रिम भूमिका निभाता रहता है, एक नई मार्केट, एक ओपन मार्केट और जो किसान उसकी खेती करते हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म देने की जो कवायद है वो भी शुरुआत की गई है। उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम यहाँ पे कैबिनेट बैठक के बाद इसके पहला प्रस्ताव पे जो मुहर लगाई गई वो साफ निर्णय दिखता है कि आगे आने समय में जो किसान है उनके हित के लिए जहाँ मोदी योगी सरकार डबल इंजन सरकार है उसके लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। लखनऊ में आज खेला जाएगा T20 मैच, जहां भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। टीम इंडिया के लिए करो या मरो का ये मुकाबला होगा। मैच को देखते हुए शहर के कई रूटों का डायवर्जन किया गया है। मैच के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कुल 1294 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो देखिए आज बेहद ही दिलचस्प ये पूरा मैच है, इकाना स्टेडियम में आयोजित है, जिस दौरान बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं निभाएगा भारत, क्योंकि करो या मरो की स्थिति में ये पूरा मैच रहने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले से ही बढ़त बनाई हुई है। और इसके चलते सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 1294 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो कि चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर पहले से ही जो रूट मैप तैयार किया गया था उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। ट्रैफिक की समस्या ना हो, रूट डाइवर्जन किया गया है, इसकी एडवाइजरी भी पहले से जारी की गई थी, जिसके अनुरूप ही आज का माहौल तैयार किया गया है। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा ये दिलचस्प मैच। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर आप तैयारियां देख रहे हैं? वहां पर आज इकाना स्टेडियम में ये बेहद ही दिलचस्प ये पूरा मैच है और इसके लिए दर्शकों की वहां पर भीड़ लगने वाली है। पहले से ही टिकट बुकिंग हो चुकी है, क्या कुछ वहां का माहौल है?
देखिए उन्नति, लखनऊ वासी बेसब्री से जिस पल का इंतजार करते वो आज आ चुका है। और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो करीब शाम 4 बजे से शुरू होगा, 7 बजे से शुरू होगा। 3 बजे से जो एंट्री है वो शुरू हो जाएगी इकाना में। आपको बता दूं कि पहली बार है कोरोना काल के बाद जब इकाना स्टेडियम अपनी पूरी क्षमता के साथ दर्शकों के साथ वहाँ पे जैम पैक रहेगा। आपको बता दूं रूट डाइवर्जन किए गए हैं सुबह 9 बजे से लेके देर रात मैच खत्म होने तक। जो शहीद पथ का इलाका है, जो शहीद पथ है जो इकाना स्टेडियम को जोड़ता है, चाहे कानपुर रोड से आ रहा हो चाहे फैजाबाद रोड से आ रहा हो, उस पर भारी जो वाहन है उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। क्योंकि 2 बजे से जो वाहन जिनको पासेस मिले हैं या जिनके साथ ड्राइवर्स हैं वो इकाना स्टेडियम तक जा पाएंगे। और पार्किंग वहाँ पे अलग अलग 7 जगह की पार्किंग की गई है, उन पार्किंग में अपनी पार्क कर सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पार्किंग पास नहीं है तो आपको अपनी गाड़ी वहाँ से भेजनी पड़ेगी। 28 सिटी बसों का अरेंजमेंट किया गया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सिटी बस है उनका अरेंजमेंट किया गया है। उनके द्वारा जो दर्शक है वो वहाँ पे सुविधा पहुँच सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि आज बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक रहने लगा है। अपनी क्षमता के अनुरूप जो फुल कैपेसिटी के साथ इकाना स्टेडियम में जैम पैक किया गया है। हालांकि कल देर शाम जब न्यूजीलैंड और टीम इंडिया यहाँ पहुंची थी तो उसके बाद देर शाम जो मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने पिच का निरीक्षण किया था और संतुष्ट दिखे थे कि आउटफील्ड बहुत अच्छी है, जो पिच है वो बहुत अच्छी है। पर सुबह जिससे कि नजारा था लखनऊ में घना कोहरा था, कहीं ना कहीं मायूसी उचारी हो गया। और प्रेडिक्शंस भी हैं कि देर शाम हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, पर जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए बहुत माकूल रहेगी। तो कहीं ना कहीं रनों की जो बरसात है वो होना तय है। और दर्शक जिस तरीके से इंतजार कर रहे थे, हालांकि थोड़ा मायूस जरूर है कि हिटमैन रोहित शर्मा और उनके जो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली नहीं है, पर तमाम जो भारतीय टीम है उनका स्वागत के लिए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी का इकाना स्टेडियम है वो पलके बिछाए तैयार है। तो माना जा रहा है आज जो करो या मरो का मैच है भारत न्यूजीलैंड का, उसके लिए तमाम दर्शक तैयारी शुरू कर दी। और आपको बताऊं कि करीब 11 बजे से जो रोड है वो खोल दी जाएगी, जो पासेस वाले जगह हैं उनको खोल दिया जाएगा। वीवीआईपी 4 गेट्स बनाए गए हैं, उन गेट्स के थ्रू आपको एंट्री मिलेगी। उन वाहनों की खाली एंट्री पास मिलेगी जिनमें पासेस हैं, जिनमें जो वीवीआईपीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो विधायक हैं, जो प्रेसिडेंशियल सूट्स के जो गेस्ट हैं उनको जो अंदर आने की मिलेगी, उनकी खाली गाड़ी में पासेस दिए गए हैं। 7 लेयर की सुरक्षा रखी गई है, जिसमें 1294 जो सिपाही हैं वो इकाना के स्टेडियम के आसपास लगाए गए हैं। जो खिलाड़ी हैं उनको होटल से और स्टेडियम तक लाने के लिए लगातार फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, क्योंकि हमने देखा था पिछले जब मैचेस हुए थे तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रैफिक को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उसको बाद जो रोशन जैकब हैं, मंडलायुक्त हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ की, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और साथ ही साथ डीएम, उन्होंने खुद एक रिहर्सल की थी। और जिसके थ्रू जिस तरह से टीम इंडिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो वो होटल से कैसे स्टेडियम तक आएगी, उसको कैसे पास मिलेगा, उसकी भी रिहर्सल की गई थी और फुल प्रूफ प्लान कर लिया गया। अब तैयारियां हैं, नजरें सब बिछाए हैं कि कब उनकी जो टीम है भारतीय टीम जब स्टेडियम में आएगी अपने रंग बिखेरेगी। उसके लिए सभी लखनऊ वासी इस समय अपनी पलके बिछाए बैठे हुए हैं। उन्नति, बिल्कुल, तो देखिए तैयारी जोरों पर हो गई है और इंतजार किया जा रहा है कि मैच कब शुरू होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपको तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर एक बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां 24 घंटे के भीतर ही दुल्हन की मौत का ये पूरा मामला है। आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर ही दुल्हन की मौत हो गई? मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बाथरूम में दुल्हन का शव मिला है, जिसके बाद सनसनी मच गई है इस खबर के बाद से ही। जहां सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी दुल्हन, 20 मिनट तक बाथरूम में ही पड़ी रही। तो बड़ी ये खबर, जहां घर की महिलाओं ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो दुल्हन का शव मिला। जहां बाथरूम में दुल्हन वैशाली का शव अकड़ा हुआ मिला है। गाजियाबाद के रहने वाली दुल्हन वैशाली बताई जा रही है, जहां दुल्हन पगफेरे की रस्म पूरी करने के लिए घर आई थी और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। 24 घंटे के भीतर दुल्हन की मौत हुई है। दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए भाई और पिता आए थे। तो वहीं दुल्हन तैयार होने के लिए बाथरूम में गई थी, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं आ पाई। 20 मिनट तक बाथरूम में ही दुल्हन पड़ी रही। घर की महिलाओं ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाथरूम में दुल्हन वैशाली का शव अकड़ा हुआ मिला है। गाजियाबाद के रहने वाली दुल्हन वैशाली बताई जा रही है। दुल्हन पगफेरे की रस्म पूरी करने के लिए घर आई थी। देखिए, दुल्हन की अचानक मौत पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। मेरठ में आखिर ऐसे
अचानक दुल्हन की मौत कैसे हो गई, चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है? प्रथम दृष्टया का क्या बताया जा रहा है? मौत की वजह आखिर क्या रही? अचानक इस तरीके से क्यों मौत हुई? देखिए, मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति बिहार सेक्टर 8 का मामला है, जहां पर नई नवेली दुल्हन की जो शव है वो बाथरूम में मिला है। परिवार के लोगों में कोहराम मच चुका है। जो क्षेत्र के लोग हैं, वो आसपास के जो लोग हैं उनमें कोहराम मच चुका है। 24 घंटे के महज बाद जो दुल्हन थी उसका शव बाथरूम में मिला है। उसी के साथ साथ जो मेरठ पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद की वैशाली की रहने वाली थी दुल्हन। उसी के बाद जिस तरह से शादी के बाद घर में पहुंची दुल्हन, उसके बाद में बाथरूम में सब मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जो परिवार के लोग हैं वो मामले की जांच करा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी तरीके के कोई विवाद जिसके चलते कहीं ना कहीं दुल्हन परेशान हो, इस तरीके की तो कोई बात सामने नहीं आई है। साथ साथ देखिए, जिस तरह से दुल्हन का परिवार के लोग हैं, सचिव को गाजियाबाद से तुरंत बुलाया है। साथ ही आगे की जो कार्रवाई है उसमें पुलिस जुट चुकी है। परिवार के लोग जांच कर रहे हैं कि इस विवाद के चलते या क्या हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ा ये पूरा मामला है, इसकी गुत्थी सुलझाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। कन्नौज से अब खबर, जहां अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। आज मृतक मजदूरों के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर, जहां 2 मजदूरों की आतंकी हमले में मौत हुई थी। दन्ना पुरवा के 2 मजदूरों की मौत हुई थी। 12 बजे ठटिया कट पर आएंगे अखिलेश। तो मृतक मजदूरों के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए थे मजदूर, उन्हीं के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कन्नौज का आज खास दौरा है अखिलेश यादव का, जहां पुलवामा आतंकी हमले में मजदूर मारे गए थे। आज उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। दन्ना पुरवा के 2 मजदूरों की मौत हुई थी। 12 बजे ठटिया कट पर आएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है, जिस दौरान 2 मजदूर जिनकी मौत हुई थी आतंकी हमले में, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। और इसी के साथ 12 बजे कठिया कट पर आएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से अब खबर, जहां कार बाजार संचालकों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, जहां शोरूम डीलरों की तर्ज पर लेना होगा ट्रेड लाइसेंस। सेकेंड हैंड कार बाजार संचालकों को लेना होगा लाइसेंस। परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तो बड़ा ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि जहां ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है और अब ट्रेड लाइसेंस लेना होगा लखनऊ कार बाजार संचालकों को, जहां शोरूम डीलरों की तर्ज पर उनको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। मऊ में गोठा मुरादपुर अंडरपास को लेकर ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों की समस्या को लेकर मधुबन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भरत भैया ने रेलवे महाप्रबंधक वीर चंद्रमण को ज्ञापन देकर महाप्रबंधक से अवगत कराया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण सर्विस लेन अंडरपास को लेकर काफी गुस्से में है। मऊ के इंदिरा दोहरी घाट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन बनाई गई है, जिसमें सटे बाजार गोटा का संपर्क कट जाने से ग्रामीण काफी नाराज है। से यहाँ दिक्कत यह है कि रेल लेवल या अंडरपास की बहुत सख्त जरूरी है। यदि रेल लेवल या अंडरपास नहीं बनता है तो हम लोगों को कम से कम 10 किलोमीटर दोहरी घाट घूम के जाना पड़ेगा। और कृषि मंडी गुड़ की जो सबसे ज़्यादा वैली गुड़ की उपज हमारे यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक तरह की कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होती है और यही पर होती है। गोठा बाजार में हम लोग बेचते हैं अपना अनाज, गेहूँ, धान, चावल जो भी होता है बेचते हैं। यदि नहीं होता है ये तो हम लोग बेचेंगे कैसे, जाएं कैसे, किस रास्ते से जाएं? अतः इसलिए अंडरपास की सख्त जरूरत यहाँ पे है। जनपद में एनईआर रेलवे के द्वारा इंदारा दोहरी घाट अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है और इसके कार्य में जब सर्वे हुआ है तो अधिकारियों के लापरवाही के नाते कुछ जनता से जुड़ी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिस पर आज हम लोग
रेल महाप्रबंधक गोरखपुर से मिल करके दोहरी घाट स्टेशन पर एक 2 मांगों पर पत्रक दिए हैं और जनता के समस्याओं से उनको अवगत कराए हैं। जैसे मुरादपुर गांव के सामने जो दर्जनों गांव को विधानसभा के NH-29 को जोड़ने वाला रास्ता है, मुरादपुर चौधरी चरण सिंह कैनाल पर जहां पहले से पुल बनी हुई है और आगे जो है कि दोनों तरफ से अप्रोच मार्ग है और वहां पर अंडरपास बना दिया जाए तो विधानसभा के दर्जनों गांव, मुरादपुर गांव के सामने अंडरपास बनने से दर्जनों गांव NH-29 से 500 मीटर की दूरी पर जुड़ जा रहे हैं। और गोठा CSC है, PSC है, एक बहुत बड़ी किसानों के लिए कृषि मंडी है, गुड़ का अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, तो किसानों को आने जाने के लिए सुविधा हो जाता। तो अभी जो मेन पर्पस था कि इंदारा से दोहरी घाट आके इस जो गेज कन्वर्सन का प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस का देखना था कि क्या है, क्योंकि बहुत पुराना, आप लोग को भी पता है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो इसको हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि लक्ष्य रख रहे हैं कि मार्च तक हम इसको चालू कर दें। तो इसी सिलसिले में आए थे। और जहाँ तक आप अंडरपास की बात कर रहे हैं, यहाँ भी और बहुत सारे और दूसरे स्टेशन पर भी लोगों के लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला है कि अंडरपास बने। तो लोगों की डिमांड जायज़ है, बट हम लोग को भी देखना पड़ता है कि रेलवे का रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, तो उसके अनुसार हम लोग ध्यान में देख के आगे की कार्रवाई करेंगे। SDM साहब से हमारी बात हुई है तो वो कहें कि ये रेलवे पर डिपेंड करेगा, रेलवे अगर इसको संज्ञान ले तो कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी मजबूरी बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे का बहुत सिंपल है कि जहाँ रेल को अपनी रेल चलाने के लिए ज़रूरत है वहाँ तो रेल बनाती है। जैसे यहाँ इटावा से अगली खबर, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। लखनऊ जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। दवा से लदे ट्रक में अचानक भीषण आग लगी है। ट्रक चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान किसी तरीके से बचाई है। किस तरीके से चलते ट्रक में यह आग लगी है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। दवा से लदा हुआ ये ट्रक था और अचानक इसमें भीषण आग लग गई। आग कितनी भयंकर थी ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। फिलहाल चालक ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। तो देखिए, इटावा का ये पूरा मामला है, जहां हाईवे पर किस तरीके से दवा से लदा हुआ ये पूरा ट्रक था, यानी कि दवाइयाँ लेकर जा रहा था और इसी दौरान अचानक इसमें आग लग गई। और आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी। आग का जो गुबार है वो देखा जा सकता है साफ। फिलहाल चालक की जान बची है, ये राहत की खबर है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रजत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, क्या जानकारी, किस वजह से ट्रक में आग लगी, कुछ पता लग पाया? जी मैं बता दूं, एक ट्रक जो कि दवाइयों को लेकर लखनऊ की तरफ जा रहा था, उसमें अचानक आग लग गई, जिस कारण वहां पर हड़कंप मच गया। और मौजूद लोगों के अनुसार वहां उसमें दवाई जी चलिए, शायद संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से, लेकिन ये भीषण ये आग थी। हालांकि ड्राइवर की जान बची है। सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु महोत्सव में अपना कार्यक्रम पेश करने आए भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। हंसराज रघुवंशी जी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय शंकर जी। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आप अपनी पढ़ाई के पीरियड में एक ही कक्षा में कई बार फेल हुए, बहुत परेशानियां देख, कैसा लगता है? देखो, अगर पता तो तब लगा ना जब मैंने मतलब सोशल मीडिया में डाला कि मैं इतनी बार फेल हो गया, परंतु जो मैंने करना था वो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। गाने का काम पढ़ाई में थोड़ा सा था, तो भोलेनाथ ने चाहा कि मैं एक सिंगर बन जाता हूँ, आर्टिस्ट बन जाता हूँ, तो बस मैं वो कर रहा हूँ जी, महादेव का गुणगान कर रहा हूँ। आप भोले के भक्त हैं, आप किसी तरह का नशा नहीं करते। अक्सर जो भोले के भक्त होते हैं वो नशेड़ी होती हैं। आज की युवा पीढ़ी नशे के लत में आदी हो गई है, क्या संदेश देंगे उनको? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि नशा तो बहुत घातक है शरीर के लिए, सबके लिए, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पैदा किया होता है उनको उम्मीद होती है कि वो कुछ अच्छा करे जगत में, तो अगर वो नशा करेंगे तो वो गलत है। परंतु क्या पता वो नशा नहीं करते हो कि उनको भोलेनाथ की मस्ती का नशा हो, ऐसा भी हो सकता है।
आपका जब पहला गाना हिट हुआ, आपने कामयाबी को दस्तक दी, वो पल कैसा था, आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? वो मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बड़ी अच्छी बात थी कि भगवान भोलेनाथ जी ने मेरा पूरा सब कुछ अच्छा किया। और आज कपिलवस्तु महोत्सव में आए, क्या कहेंगे लोग? मैं सब जितने भी मेरे चाहने वाले वहाँ पे आए थे, सबको मेरा प्यार मोहब्बत, और जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद, और सांसद जी का, विधायक जी का, सबका, जितने भी वहाँ पे थे, और हमारे जो इन्होंने मुझे वहाँ पे लाया था, जो मैनेज कर रहे थे, शिवा पांडे का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और पूरे जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, ये थे हंसराज रघुवंशी जी, जिन्होंने हमसे खुलकर बात की और बताया कि यहाँ पर आज हम कपिलवस्तु महोत्सव में आए थे और हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ के सारे एडमिनिस्टर और जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ, जो इनको लेकर आए थे, शिवा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। हमारे साथ मेरठ से अब खबर, जहां बदन सिंह बद्दो की फिर बढ़ेगी मुश्किलें, जहां बद्दो के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी पर है, जहां एसएसपी ने शासन को नोटिस की फाइल भेजी है। इंटरपोल के जरिए बद्दो को दी जाएगी जानकारी। पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा है 2.5 लाख इनामी बद्दो। पासपोर्ट निरस्त करने के लिए गृह मंत्रालय भेजी जाएगी ये फाइल। तो एसएसपी ने शासन को नोटिस की ये फाइल भेज दी है। इंटरपोल के जरिए बद्दो की जानकारी दी जाएगी, जहां पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा है ये इनामी। पासपोर्ट निरस्त करने के लिए गृह मंत्रालय भी फाइल भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ जाएंगी बदन सिंह बद्दो की, क्योंकि प्रशासन अब और ज्यादा सक्रिय हो गया है गिरफ्त में लेने को, और इसके लिए बड़ी तैयारी भी की जा रही है। बद्दो के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की तैयारी है। एसएसपी ने शासन को नोटिस की फाइल भी भेज दी है। साथ ही साथ पासपोर्ट निरस्त करने के लिए भी गृह मंत्रालय को फाइल भेजी जाएगी। तो इंटरपोल के जरिए बद्दो की जानकारी दी जाएगी। पिछले 4 वर्षों से पुलिस तलाश कर रही है, फरार है बदन सिंह बद्दो। पासपोर्ट निरस्त करने के लिए गृह मंत्रालय उसकी फाइल भेजी जाएगी। तो मेरठ से ये पूरी खबर है, जहां बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन अब और सक्रिय हो गया है, और इसकी बड़ी तैयारी एसएसपी की तरफ से की गई है, जहां शासन को नोटिस की फाइल भेजी है। इंटरपोल के जरिए बद्दो की जानकारी दी जाएगी। पासपोर्ट भी निरस्त कर दिया जाएगा उसका, ताकि वो कहीं भी भाग ना सके, और उसको गिरफ्त में लेने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां गृह मंत्रालय के पास उसकी फाइल भेजी जाएगी। तो इनामी ये बदमाश है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बदन सिंह बद्दो की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और किस तरीके से आगे कार्रवाई की तैयारी है? जी, आपको बता दूं कि बदन सिंह बद्दो के ऊपर इनाम 50,000 से शुरू हुआ था, जो अब 2.5 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन अकेला बदन सिंह बद्दो का ऐसा केस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें पुलिस बैकफुट पर है। यहाँ पर एडीजी प्रशांत कुमार थे, उनके टाइम में 2019 में मुकुट महल से जब ये यहाँ से गायब हुआ था, तो पुलिस ने बड़ी चुनौती के साथ इस को स्वीकार किया था। लेकिन बावजूद इसके बदन सिंह बद्दो लगातार पुलिस के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है। वो वर्ल्ड के किस कॉर्नर में है, ये पुलिस को अभी नहीं मालूम है, और इसी को लेकर शायद नए घटनाक्रम में जो चीजें सामने आई हैं, उसमें एसएसपी रोहित सिंह संजवान ने रेड कॉर्नर नोटिस की संस्तुति लखनऊ को भेजी है। 2019 में गाजियाबाद जिले में पेशी पर आने के लिए बदन सिंह बद्दो चला था। मेरठ के मुकुट महल का जो होटल है, जो नेशनल हाईवे से लगता हुआ है, पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया था, और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर पहली 2019 की चुनावी वो चल रही थी मीटिंग। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती देखना होगा। बहुत शुक्रिया के आपका। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखीमपुर खीरी हादसे पर मुआवजे का ऐलान हुआ है। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की मदद होगी। आईजी की अध्यक्षता में घटना की जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी हादसे पर मुआवजे का ऐलान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया है, जहां एक तरफ उन्होंने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसी के साथ घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की मदद देने का आश्वासन दिया है।
आईजी की अध्यक्षता में घटना की जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि घटना की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। क्या गलती थी, क्या लापरवाही थी, ये उजागर हो, इसके लिए भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो बड़ी ये खबर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी मामले में अब संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान, तो वहीं घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की मदद। और इसी के साथ आईजी को निर्देश भी दिए हैं कि उन्हीं की अध्यक्षता में घटना की जांच की जाए कि आखिर ये घटना कैसे हुई, किसकी लापरवाही थी, इसको लेकर जांच हो पूरे विस्तृत तरीके से। इसके भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।